तो वर्क एनर्जी पावर के अंदर जो है ना, हमारे पास 3 हिस्सों में चैप्टर को पढ़ना होता है, वर्क के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। अब यहाँ पे तीनों का अपना ही एक एप्लीकेशन है और तीनों ही अलग अलग हमें एक्सप्लेनेशन देती हैं। सबसे पहले हम जो क्या करेंगे वो है वर्क का। वर्क, तो फिजिक्स में वर्क जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, वर्क कि वर्क 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 हम बार बोलते हैं कि वर्क है, तो एग्जैक्टली फिजिक्स में वर्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो पूरी कहानी को बड़े ध्यान से देखना शॉर्टकट में। वर्क को हम लोग फिजिक्स में इक्विवेलेंस मानते हैं। वी जस्ट टेक इट इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू a simple term that is called work done. We take similar to work done. Work done means, work done का मतलब क्या है? When force is applied on body and body displaces in direction of applied force, work is said to be done. तो इसी को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है। आपके पास जनरल वर्ड बड़ा सिंपल मीनिंग है कि आपके पास जब आप कभी एक बॉडी फोर्स लगाते हो और बॉडी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो हम कहेंगे कि भाई वर्क डन हो गया। लेकिन असल में अगर हम इसको और सिंप्लीफाई चाहते से डेफिनेशन करना, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमें डेफिनेशन भी करना चाहिए, तो बच्चों के हिसाब से जब हम इस डेफिनेशन को करना चाहते हैं तो हमें इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, और इसमें ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है। वर्क डन डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आंसर कंप्लीटली वैलिडेट करता है। और यहाँ पे सिंबल जो लेंगे हम वो लेंगे W इज इक्वल टू F डॉट S। दिस इज वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, जहाँ पे F का मतलब है फोर्स और S का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो SI यूनिट हमने डिफाइन की है, तो इसकी SI यूनिट हमने इसीलिए डिफाइन की है बिकॉज ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें एक नया यूनिट चाहिए। क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जाएं, कॉन्सेप्ट के बेस पे जाएं, तो SI यूनिट ऑफ वर्क शुड बी, SI यूनिट ऑफ वर्क शुड बी इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम इक्विवेलेंट लेते हैं किसके, एक नया यूनिट लेकर आते हैं हम J। तो वर्क की SI यूनिट है J। J स्टैंड्स फॉर जूल, जो कि बराबर है 1 न्यूटन मीटर के। इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करते हैं कि वर्क के अंदर हमने SI यूनिट जूल लिख दिया, तो अब जूल की खुद की डेफिनेशन भी तो होती होगी कि एग्जैक्टली हम जूल कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये 1 जूल है हमारे पास, काम हो गया। हाउ कैन वी से इट इज 1 जूल। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 1 जूल है। तो अगर 1 जूल को बोलना चाहते हैं हम, तो इनकी डेफिनेशन याद करना उतना ही आसान है जितना आसान इनको पढ़ना है, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन मीटर। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास कि इसके डेफिनेशन को, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख दें तो हमारे सामने आ जाएगा 1 जूल। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन when a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter। अब मतलब कितना इजी होते हैं, मतलब फिजिक्स में देखा जाए, फिजिक्स आसान इसलिए है बिकॉज फिजिक्स में हर चीज हम बोल रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके डेफिनेशन तो उससे ज्यादा आसान होते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला हमने मेंशन किया है यहाँ पे, और इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे चॉक आउट कर दिया। 1 न्यूटन 1 मीटर, न्यूटन स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड इट्स मीटर स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेस। तो यानी कि हमारे सामने जो हमने आंसर बिल्ड किया
बहुत सीधा सा सिंपल सा एक आंसर हमने बिल्ड कर लिया, एंड दैट आंसर कम्स इनटू वर्क 1 जूल। तो 1 जूल वर्क की ऐसा यूनिट है, और यही वर्क जूल यही वर्क डन की जो यूनिट 1 जूल है, यही कन्वर्ट हो जाएगी किसके फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगी बाद में, ये यूनिट बन जाएगी एनर्जी की, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन अभी जो फॉर्मूला और वर्क डन का है वो है सिर्फ और सिर्फ F इंटू एस, इसी को बोलते हैं वर्क डन। अब इस वर्क डन को हम ग्राफिकली समझें, अगर डायग्राम के थ्रू कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो हमारे सामने एक एज्यूम करते हैं कंडीशन जहां पे एक सड़क है या एक रोड है, इसके ऊपर एक बॉडी जिसका अपना खुद का एक मास है m, ये एक बॉडी यहाँ पे इसका मास है m, और इस पर हमने लगाया फोर्स F। अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके, अगर इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके बॉडी इस जगह रीच कर जाती है, और यहाँ पे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर कर लिया, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, दैट इज S। तो इस केस में देखा जाए तो अगर हम डिस्टेंस ले लें यहाँ से यहाँ तक के S, तो इस केस में देखा जाए तो हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने आएगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, और जहाँ पे F का मतलब फोर्स, S का मतलब डिस्टेंस। इस केस में असल में क्या है, एक फॉर्मूला हिडन है। इस डॉट को अगर हम हायर क्लास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा इस डॉट का मतलब क्या है। असल में इसको डॉट ही बोलते हैं, और डॉट बोलने की भी रीजन सिर्फ ये है कि हायर क्लास में यही डॉट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसी को बाद में हम हायर क्लास में बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जैसे कि हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो W को W इक्वल टू F इंटू एस करते हैं, इस डॉट को इग्नोर कर देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप F और S को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, लॉजिकली दोनों बात समझ जाओ, दिमाग में डिफरेंशिएट कर लो। आने वाले वक्त में यही डेफिनेशन के अंदर इसको हम बोलेंगे डॉट को डॉट प्रोडक्ट, और अभी के लिए हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं F डॉट S, जहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई F इंटू S। अब ये जो हमने वर्ड निकाला है, जिसके इसको हमने यहाँ पे दिखाया, दैट इज, इसके अंदर हमने क्या बोला कि फोर्स, इसकी सबसे बड़ी कंक्लूजन पॉइंट याद रखना कि इस फॉर्मूले को हम कब यूज करते हैं, दिस फॉर्मूला यूज व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएं। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आते तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। एक और फॉर्मूला लगता है दूसरा, जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब आता है अगला केस, हम लेके चलते हैं कि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा। क्या उस केस में कोई नया फॉर्मूला आएगा, या इस फॉर्मूले में हम थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले हैं। तो अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है, कभी ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, खास तौर से जब हम क्लाइंबिंग करते हैं ऑन द स्टेयर्स। तो सेकंड केस में देखिए कि अगर ये स्टेयर है और स्टेयर के ऊपर हम क्या करने चाह रहे हैं, क्लाइंबिंग करना शुरू करेंगे। अगर हम स्टेयर के ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं किसी भी मास को लेके, ये यहाँ पे है, और अगर हमारे सामने एक छोटा सा मास यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, और कुछ देर बाद ये पहुंच गया इस जगह। तो अगर हम इस पोर्शन को देखें तो इसके अंदर जो मोशन हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, क्योंकि थ्रू आउट द पाथ ग्रेविटी डाउनवर्ड था। तो यानी कि जो यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स है वो ग्राउंड की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से। तो इस केस में, ऐसे केसेस में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो उस केस में हम वर्क डन को लिखते हैं F डॉट S माइनस। माइनस का मतलब ये हो गया दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या है, जब भी माइनस लगेगा तो हम जानते हैं कि ये वर्क डन नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दिस फॉर्मूला यूज्ड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और तीसरा केस भी हमारे सामने आता है। तीसरा केस हमारे सामने ये आता है कि अगर हम
एक सर्टेन एंगल पे ले आए तो क्या होगा? तो उस केस के लिए एक अलग कहानी आती है कि अगर हम उसको अलग डायरेक्शन में लेके चले जाएं, यानी कि सर्टेन एंगल, तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर, अगर हम डायग्रामेटिकली फिर से एक्सप्लेन करें, तो अगर ये हमारे पास एक रोड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मास है, अब इस मास को हमने क्या किया, फोर्स पे अप्लाई किया, इस पे फोर्स हमने अप्लाई किया और एक सर्टेन एंगल पे लगाया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि फोर्स को जो हमने अप्लाई किया है, इसके एंगल को कन्वर्ट करते हैं थीटा। तो हमारे सामने जो ये एंगल आता है दैट गोज टू एफ कॉस थीटा, और ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स द बॉडी डिस्प्लेसेस टू दिस पॉइंट, यानी कि इसके अंदर भी इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज एस। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो फोर्स, अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट को लगाएं तो हमने भी पढ़ा था एफ इंटू एस, बट हमारे इस केस में जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड है एफ कॉस थीटा डॉट एस। और अब इसी फॉर्मूले को बच्चों के हिसाब से लिखा जाए तो एफ एस कॉस थीटा, दिस इज डब्ल्यू, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट सर्टेन एंगल। इसको बोलते हैं, दिस फॉर्मूला यूज when force is applied at certain angle to surface। तो कोई भी सर्टेन एंगल जो सरफेस के होगा उस कंडीशन पे जो हम करेंगे सॉल्व, ये होगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड वर्क डन एट ए सर्टेन एंगल। और इस केस के अंदर भी देखा जाए तो जो थीटा हमारे पास है, थीटा की वैल्यू बड़ी क्लास में तो बच्चों को पता होता है पर छोटी क्लास में नहीं पता होता। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आप इसको ऐसे याद कर लो, cos थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो होती है आपके पास cos थीटा की वैल्यूज, वो कुछ ऐसी हैं। 0 पे आप लिखोगे 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दूं, यानी कि 120 पे -1/2, इस पे -1/√2, इस पे -√3/2 और इस पे फिर से -1। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगा लो तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली जो वर्क डन होता है उसके अंदर cos थीटा की वैल्यू को हम कैसे अप्लाई करके हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन जो है ना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 से नीचे पे सारा वैल्यू cos की पॉजिटिव है, और 90 से ऊपर अगर देखेंगे तो हमारे पास सारी की सारी cos की वैल्यू नेगेटिव है, और 90 पे वो 0 है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमने वर्क डन को डिफाइन भी किया 3 हिस्सों में। वो 3 हिस्से कौन से हैं? वो 3 हिस्से हमारे पास जो वर्क डन के अंदर हैं वो ये 3 डिविजन है। अगर हमारा एंगल, अगर हमारा थीटा लेस देन 90 है, अगर हमारा थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 3 केसेस हैं। इसमें हम जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू। Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.